So now we have to discuss what are the basic signals. In the last lecture, we have talked about what is the classification. What is the signals? Signals are any function, any quantity that gives you informations of some physical phenomena. Okay, and must be the function of one or more than one independent variable. Okay, so after that we have classified the signals into two categories. First one is continuous time and discrete time signal, in which we have defined that continuous time should be continuous in time. That means if it is defined for in between a to b, अगर वो defined है a to b, तो उसमें वो continuous range में define होगा, यानी हर point पे वो defined है. बट discrete time signal क्या होते हैं? Discrete time signals से होते हैं वो discrete set of points पे defined होते हैं. फिर हमने एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स के बारे में देखा था. एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं कंटिन्यूस इन टाइम प्लस कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड. उनके एम्पलीट्यूड भी कंटिन्यूस होते हैं, जैसे कि साइन वेव. ठीक है, हर टाइम पे भी डिफाइंड है और उसका एम्पलीट्यूड है -1 to 1 कंटिन्यूस रेंज में डिफाइंड होता है, यानी उसकी वैल्यू -1 to 1 किसी कोई भी वैल्यू ले सकता है. ठीक है, तो इसके अगर एम्पलीट्यूड सेट में हम पूछें कितनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो इनफाइनाइट डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं. बट डिजिटल सिग्नल्स में, जो कि डिस्क्रीट इन टाइम एज वेल एज डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड होते हैं. ठीक है, तो पहले तो वो सैंपल होने के बाद वो डिस्क्रीट इन टाइम होंगे, फिक्स सेट ऑफ टाइम पे वो डिफाइंड होगा, प्लस जो एम्पलीट्यूड लेवल्स हैं वो इनफाइनाइट नहीं हो सकते, वो केवल फाइनाइट हो सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने बाइनरी वेव के बारे में बात की थी, जिसमें जो वेव होती है, जो सिग्नल है, वो +a और -a यही दो वैल्यूज ले सकता है. ओके, फिर 4 लेवल PAM में भी क्या 4 डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं. इफ इट इज काउंटेबल, ठीक है, इफ द एम्पलीट्यूड सेट इज काउंटेबल, देन इट इज डिजिटल सिग्नल. Okay, so now we stop our classification. Before that we are starting this signals, basic signals. Okay, so पहला सिग्नल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज यूनिट स्टेप सिग्नल. तो आप नेटवर्क एनालिसिस या किसी भी सिस्टम एनालिसिस में आप पढ़ोगे तो ये एक टेस्ट सिग्नल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, U of t. ठीक है, तो हम इसे कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम दोनों में डिफाइन करेंगे. तो कंटिन्यूस टाइम में U of t क्या होता है? एक फंक्शन है दैट इज 0. देखिए यहाँ 0 है फॉर t लेस देन 0. और ये क्या होता है? सडन राइज. देखो नाम क्यों पड़ा स्टेप? इट सडनली टेक्स 1 स्टेप. यूनिट स्टेप मतलब 1 स्टेप, सडन राइज ऑफ 1 स्टेप, and then it is goes to 1 up to infinity. तो ये फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है? देखो हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू डिफाइंड है. अगर मैं कहूँ ये 0 से इन्फिनिटी पे डिफाइंड है या -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे डिफाइंड है, तो हर पॉइंट पे इसकी कुछ वैल्यू डिफाइंड है. ओके, तो ut जो है वो 0 होता है फॉर t लेस देन 0. देखिए 0 है, एंड 1 है फॉर t ग्रेटर देन 0, एंड इट इज डिसकंटिन्यूस एट t इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये क्या है? डिसकंटिन्यूटी है सडनली. ओके, तो डिसकंटिन्यूटी क्यों है? अगर आप राइट हैंड लिमिट लगाओगे, राइट हैंड लिमिट में क्या जस्ट 0+ पे अगर हम चेक करेंगे इसका कंटिन्यूटी, तो जस्ट 0+ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट t टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है, ut 0 माइनस, जस्ट 0 से पहले क्या वैल्यू है इसकी? 0,
तो दैट इज इक्वल्स टू 0. ओके, इस u ऑफ t यूनिट स्टेप स्मॉल u है, ठीक है। यूनिट स्टेप जो है 0 माइनस पे 0 है। अब ये है गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस u ऑफ t 0 के जस्ट बाद इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। तो ये राइट हैंड लिमिट हो गई और ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, किसी फंक्शन की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या राइट हैंड लिमिट के इक्वल है? ऑब्वियसली नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं u ऑफ t जो है इट इज डिसकंटिन्यूस एट t इक्वल्स टू 0। अब बहुत सारी लोकल बुक्स में ये t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, जो कि गलत डेफिनेशन है, ठीक है। वहाँ पे ऐसे t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, जो कि गलत डेफिनेशन है, क्योंकि इट इज डिसकंटिन्यूस एट t इक्वल्स टू 0। अगर आप ओपेनहेम में आप देखेंगे, विच इज द स्टैंडर्ड बुक of signals and system, you will find this definition only, okay। तो ये कंटिन्यूस टाइम यूनिट स्टेप, ठीक है। आप जब अभी नेटवर्क एनालिसिस पढ़ रहे हो, आप जब ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ोगे उसमें यूनिट, तो ये यूनिट स्टेप एज अ टेस्ट सिग्नल आएगा, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट ना। इसका डिस्क्रीट टाइम वर्जन, ओके। डिस्क्रीट टाइम वर्जन जो होता है वो प्रॉपरली डिफाइंड होता है n इक्वल्स टू 0 पे भी, ओके। यहाँ पे ये देखिए क्या है, दिस इज 0 और n लेस देन 0, तो दिस इज 0 एंड कीप दिस फॉर्मेट, ओके। हम जब भी डिस्क्रीट सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में n यूज करते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, यहाँ पे t नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे n यूज करेंगे जब भी डिस्क्रीट सिग्नल होगा। और ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, जबकि ये ओपन ब्रैकेट होगा, ओके। और t नोटेशन है, कंटिन्यूस टाइम के लिए हम t यूज करेंगे और डिस्क्रीट टाइम के लिए हम स्मॉल n यूज करेंगे, ओके। और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। तो u ऑफ n कैसे डिफाइंड है? इट इज अ फंक्शन दिस इज 0 फॉर n लेस देन 0। देखो हर पॉइंट पे डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट है, ठीक है। -3 से -4 के बीच में वैल्यू नहीं है, -4 पे वैल्यू है, -3 पे, -2 पे, -1, और फिर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे क्या है? ये 1 है, यानी अभी उसकी तरह डिसकंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइंड है। इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, 0 पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी। तो ये कैसा सिग्नल है? ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ओके। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल विच इज 1 एट 0 डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स पे, ठीक है। डिस्क्रीट सेट ऑफ टाइम पे ये वैल्यू डिफाइंड है, 1 1 1 1 एंड इट गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसके ये एक नोटेशन है, ठीक है। एक तो ग्राफिकल नोटेशन है, एक इस तरह से डिफाइंड होता है, और एक ये इंपॉर्टेंट नोटेशन है, ठीक है। जब आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ोगे तो इस टाइप की नोटेशन अक्सर यूज होंगी। तो ये क्या है? 1 1 1 1 एंड इट गोज टू 1, और इसके नीचे जिसके नीचे एरो लगा हुआ ये जीरोथ पोजीशन, ठीक है। ये जीरोथ पोजीशन, ये जीरोथ पोजीशन है, ठीक है। फिर ये फर्स्ट पोजीशन पे देखो वैल्यू 1 है, सेकंड पे क्या वैल्यू है, थर्ड पे क्या वैल्यू है, एंड सो ऑन, ओके। इस तरह से वैल्यू डिफाइंड होती है। अगर नेगेटिव में वैल्यू है तो यहाँ पे भी वैल्यूज लिखी जाती हैं। तो ये क्या है? वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि क्या होता है जो डिस्क्रीट सिग्नल होगा वो सेट ऑफ नंबर जैसा आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक वेक्टर बन जाता है।
ओके, तो यहाँ से ये कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट सिग्नल की, दैट इज यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ओके, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम यूनिट स्टेप सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम जो यूनिट इम्पल्स होता है वो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप होता है। ठीक है, डेल टी जो होता है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप। बट डेरिवेटिव कैसे हो सकता है, इफ इट इज डिसकंटिन्यूस एट टी इक्वल्स टू 0। अगर वो टी इक्वल्स टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है तो कैसे हो सकता है? अगर डिसकंटिन्यूस है तो फॉर्मली इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, सो वी आर कंसिडरिंग एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ यूनिट स्टेप। ओके, हम एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं यूनिट स्टेप का। यहाँ पे क्या है, इसकी जो राइजिंग है, ये जो राइज कर रहा है, ये हम मान लेते हैं कुछ डेल्टा पे राइज कर रहा है। ठीक है, डेल्टा टाइम लगा रहा है एंड डेल्टा अप्रोचेस टू 0। ठीक है, डेल्टा बहुत ही छोटी क्वांटिटी है दैट अप्रोचेस टू 0। ओके, यूनिट स्टेप है तो ये अप्रोक्सीमेशन है यूनिट स्टेप का, यू सबस्क्रिप्ट में डेल्टा टी। ओके, तो हमने क्या किया है, एक अप्रोक्सीमेशन लिया यूनिट स्टेप का, दैट इज यू सबस्क्रिप्ट डेल्टा टी विच राइजेस फ्रॉम वैल्यू 0 to 1 in salt time interval of length delta. Okay, and this delta approaches to 0, that is salt time. Now if you differentiate this signal, what you will achieve, you will achieve, यहाँ क्या सब 0 है। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सब 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ सिग्नल क्या पूरी तरह से 0 होगा। फिर एक लीनियर सिग्नल है। ठीक है, ये लीनियर सिग्नल है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x 1 अपॉन डेल्टा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से डेल्टा के बीच में क्या होगा, 1 बाई डेल्टा आएगा स्लोप, दैट इज कांस्टेंट। ओके, ना यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आफ्टर डेल्टा ये सिग्नल क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है 1। अगेन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, इसलिए डेल्टा के बाद सडनली 0 हो गया। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए 0 था सिग्नल, यहाँ पे डेल्टा के बाद कांस्टेंट है इसलिए सिग्नल 0 हो गया, और इन बिटवीन इट इज लीनियर। तो लीनियर का जो होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज आपको क्या मिला, चेंज इन y दैट इज 1 अपॉन चेंज इन x दैट इज डेल्टा, दैट इज 1 बाई डेल्टा। ओके, तो ये इसका स्लोप हो गया एंड इसको मैंने अप्रोक्सीमेट किया है डेल सबस्क्रिप्ट डेल्टा टी। ठीक है, ये एक डेल सिग्नल, ठीक है, ये डेल सिंबल है, अगर आपने अभी तक नहीं यूज किया तो आप देख लो। ठीक है, दिस इज डेल सिंबल एंड दिस इज डेल्टा जो उसके सबस्क्रिप्ट में। ओके, तो यहाँ पे डेल डेल्टा टी है, और अगर आप इसका एरिया आप देखो, इसका एरिया कितना आएगा, 1 बाई डेल्टा है। आपको एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ डेल्टा है और हाइट 1 बाई डेल्टा है, तो एरिया कितना आ जाएगा, आई आस्क अबाउट द एरिया, एरिया आ जाएगा 1। ओके, तो अब जो है हम ये लिमिट लगा देते हैं, एज डेल्टा अप्रोचेस d0, तो ये यूनिट स्टेप क्या हो जाएगा, u डेल्टा t अप्रोच क्या हो जाएगा, ut। डेल्टा जैसे 0 होगा, ये जो राइजिंग हो रही है ये इसी 0th पॉइंट पे ही हो जाएगी अगर डेल्टा इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये राइजिंग जो है वो सडनली 0 पे हो गई, और यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू 0 कर देंगे, डेल्टा टेंडिंग टू 0, तो ये क्या होगा, ये जो विड्थ है सडनली 0 पे कलेक्ट हो जाएगी। एंड जो हाइट है, अगर डेल्टा अप्रोचेस 0 है तो 1 बाई 0 दैट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्रोक्सीमेटली, दैट अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। बट एरिया कैसे बदलेगा, एरिया तो जो भी रहेगा फंक्शन का वो सेम रहेगा, सो एरिया इज 1। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है, ये एरो साइन ये दिखाता है कि इट अप्रोचेस। ठीक है, तो ये इम्पल्स का सिंबल है। ठीक है, इम्पल्स सिग्नल का सिंबल है।
ये क्या दिखाता है कि इट गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसलिए यहाँ पे हम एक ऐसा कांस्टेंट नहीं लगाते। देखो जैसे यूनिट स्टेप में यहाँ पे फिक्स कर रखा है, यहाँ पे हमने एरो नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे एरो दिखाने का मतलब दैट इट गोज टू इन्फिनिटी। बट ये जो 1 लिखा है ये क्या बताता है, ये बताता है कि एरिया जो होगा इस यूनिट इम्पल्स का वो यूनिटी होगा। ओके, तो यहाँ पे ये यूनिट इम्पल्स है। ओके, तो इम्पल्स क्या होता है, जैसे लोग कहते हैं ही हैज सम इम्पल्सिव बिहेवियर। ओके, तो इम्पल्सिव बिहेवियर क्या होता है, शांत है, सडनली सम चेंज, वेरी हाई चेंज, ड्रास्टिक चेंज एंड इट गोज टू 0 सडनली। ओके, सो ये इम्पल्स है। तो ये जो नेम दिए गए ये नेम आपको समझने की जरूरत है कि क्या जो आप नॉर्मल लिटरेचर में इंग्लिश पढ़ते हो वैसे ही नेम दिए गए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये एरिया 1 है एरिया, इसलिए इसका नाम यूनिट है। यूनिट मतलब 1 इम्पल्स, 1 एरिया वाला इम्पल्स। ओके, तो ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होता है। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डेल्टी क्या होता है, लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू 0 1 बाई डेल्टा फ्रॉम 0 से डेल्टा। ठीक है, देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 पे डिसकंटिन्यूस है एंड डेल्टा पे डिसकंटिन्यूटी है। ओके, ये सडन राइज और सडन ड्रॉप जो होता है डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। तो 0 पे डेल्टा है, 0 पे डिसकंटिन्यूटी है और डेल्टा पे डिसकंटिन्यूटी है, इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू नहीं लगता। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 1 बाई डेल्टा है एंड 0 अदरवाइज। एंड ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट होती है जब तक आप इसका एरिया प्रॉपरली डिफाइन ना करो। ये भी इम्पॉर्टेंट है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टी dt क्या होना चाहिए, वो यूनिटी होना चाहिए। यानी कि एरिया, ये क्या इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एरिया, इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है, एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, दैट शुड बी 1। तो अब इसे हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, दैट अप्रोक्सीमेट डेल्टी इक्वल्स टू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एट t इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा जो होगा तो क्या 0 है, तो t जैसे ही डेल्टा को 0 कर देंगे तो ये पूरा फंक्शन कहाँ 0 पे कंसंट्रेट हो जाएगा। तो ये t इक्वल्स टू 0 पे हो गया एंड 0 और t नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, और साथ ही साथ ये डेफिनेशन भी इसके साथ जुड़ेगी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टी dt क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। ओके, तो जैसा कि हमने बताया कि यूनिट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएशन से आया। यूनिट स्टेप के डिफरेंशिएशन से यूनिट इम्पल्स आया। यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएट किया तो यूनिट स्टेप आया। तो अब आपको अगर यूनिट स्टेप निकालना है डेल्टी से तो क्या करोगे आप इंटीग्रेशन करोगे। कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से t तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे। ओके, डेल टाउ डी टाउ, यहाँ पे हम जो t फंक्शन था, t वेरिएबल था, वहाँ पे हम डमी वेरिएबल रख देते हैं डेल टाउ डी टाउ। ना जब आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे और इसमें t वैल्यू रखोगे और कांस्टेंट वैल्यू रखोगे तो इंटायर फंक्शन विल बी ऑफ t। ओके, लोग यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रख देते हैं और यहाँ पे t कर देते हैं, बोथ आर रॉन्ग थिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई डमी वेरिएबल रखना है अगर आपको t का फंक्शन चाहिए। ये क्या है, फंक्शन ऑफ t है। अगर आपको यहाँ इन्फिनिटी रख दोगे तो इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो कोई भी फंक्शन नहीं बनेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी इंटीग्रेशन के बाद। ओके, तो इसे कहते हैं रनिंग इंटीग्रल। ओके, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज रनिंग इंटीग्रल। ओके, जब आप डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या होगा, ये रनिंग इंटीग्रल होगा। कीप दिस इन माइंड क्योंकि हम बार बार इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन कोई रिलेशन है, आपको उधर
ले जाना है तो इसे क्या होगा, इनवर्स ऑपरेशन रनिंग इंटीग्रल होता है। ओके, तो आप इसे इंटीग्रेशन नहीं कह सकते, इसे रनिंग इंटीग्रल कहोगे माइनस इन्फिनिटी से t तक। ओके, ना नेक्स्ट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट सिग्नल है, दैट इज यूनिट रैंप। रैंप सडनली राइज को शो करता है, लीनियर राइज। ओके, तो कंटिन्यूस टाइम में इसका डिफिनेशन इस तरह से है कि आर टी जो है वो 0 होगा फॉर टी लेस देन 0। ओके, एंड सडनली ये राइज करने लगेगा। टी, टी मतलब एक लीनियर इक्वेशन आर टी इक्वल टू टी, ये क्या बताता है, अगर आर टी इक्वल टू टी होता तो इक्वेशन कैसी होती, एक ओके लीनियर नहीं बन पाया, ये इस तरह से लीनियर इक्वेशन होती। ओके, 45 डिग्री एंगल पे ये लीनियर इक्वेशन होती है, ये पूरा होता है। लेकिन आर टी है दैट इज डिफाइंड फॉर ओनली टी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे ये पोर्शन जो होता है हम डिलीट कर देंगे, यहाँ पे ये पोर्शन नहीं होगा। दैट इज डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन 0, दैट इज आर टी। रैम्प आर ब्रैकेट में टी इज इक्वल टू टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर टी लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, 1 है। कि अगर मैं आर टी को आपसे पूछूं टी इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पे डालोगे 1 एट टी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 पे वैल्यू क्या होगी 2, तो इसका स्लोप क्या है, डिफरेंशिएशन। अगर स्लोप मैं पूछूं फॉर टी ग्रेटर देन 0 के लिए 1, ठीक है, तो इसीलिए इसके स्लोप की वजह से इसको यूनिट रैंप कहते हैं। ठीक है, इसका स्लोप चूंकि 1 है तो इसे हम यूनिट रैंप कहेंगे। अगर स्लोप 1 नहीं है, कोई और कुछ और है, तो यहाँ पे सपोज अगर मैंने ऐसे 4 आर टी कर दिया तो ये भी 4 टाइम हो जाएगा, तो अब ये यूनिट रैंप नहीं रहेगा, अब ये सिर्फ रैंप रह जाएगा। ठीक है, रैंप सिग्नल हम कहेंगे। ओके, अब डिस्क्रीट टाइम जो डिफाइंड होता है, देखो आर स्क्वायर ब्रैकेट में एन है। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 0 फॉर एन लेस देन 0। ओके, यहाँ पे देखो 0 है फॉर एन लेस देन 0। ठीक है, 0 है हर पॉइंट पे। अब जब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 1 पे वैल्यू आर ऑफ 1 क्या होगा 1 आ जाएगा, तो 1 हो गया। आर ऑफ 2 रखोगे तो इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो 2 पे 2 हो गया, 3 पे 3, 4 एंड सो ऑन। सो ये देखो इसका जो एनवलप है, इसका जो एनवलप किसे कहते हैं, मतलब इसके अगर हम पॉइंट को मिलाएं तो उसे एनवलप कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो एनवलप है वो लीनियरली राइज कर रहा है, वो कंटिन्यूस टाइम रैंप जैसे। ओके, तो ये इसका रैंप का डिस्क्रीट टाइम वर्जन है। ओके, now one more important thing, what is the relation between unit impulse, unit step and unit ramp? Okay, so this is ramp. So this is ramp signal. Okay, if you differentiate this signal, this value is 0 for t less than 0. So if you differentiate, you will get 0 value. Again, this is linear equation, this slope is 1. So if you differentiate, you will get 1 value. Okay, so suddenly 0 to 1. So what kind of signal is this? This is unit step. Okay, so if you differentiate ramp,
you will get unit step signal. Okay, now differentiate this unit step. This is constant for t less than 0. So if you differentiate this, you will get 0 value. This is also constant for t greater than 0. If you differentiate it, you will get 0 value. And at t equals to 0, it is sudden rise. Okay, so change in y is 1 and change in x is 0. So it is, the slope is approximately infinite. So this is nothing but unit impulse. Okay, with value 0 for t greater than 0 as well as t less than 0, and at t equals to 0 it is infinite. Okay, it is it is 1. So if you differentiate unit ramp, this is unit ramp, its slope is 1, change in y and change in x is 1. Okay. Its slope is 1, hence this is 1. If you differentiate unit step, you will get unit impulse. Okay, now the reverse is also true. If you integrate del t, if you integrate unit impulse, you will get unit step. If you integrate unit step, you will get unit ramp. So this figure shows that if you integrate, okay, that integration should be running integral, minus into t delta or deta, you will get unit step. If you integrate minus infinity to t u or deta, yani if you integrate ut unit step, you will get unit ramp. Okay, so this is differentiation and this is running integral. Okay, so let's talk about another function, that is signum function, and it is defined in the continuous time, that signum t equals to 1 for t greater than equals to 0, minus 1 at t less than 0, and it is discontinuous at t equals to 0. Okay, so you can see this, its value is, okay, this is signum sgn. Okay, signum. Okay, so this is signum t, which is defined as 1 plus 1 constant 1 for t greater than 0. It is minus 1. This is minus 1 for t less than 0, and it is discontinuous at t equals to 0, because if you see the right hand limit क्या हो जाएगा, इसका लिमिट t tending to 0 plus signum t क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 0 प्लस, जस्ट 0 के बाद क्या वैल्यू है इसकी, प्लस 1. ओके, एंड लिमिट t tending to 0 minus signum t क्या वैल्यू है, 0 से जस्ट पहले इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 1. सो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है एट t इक्वल्स टू 0. ओके, signum t is
डिसकंटिन्यूस एट t इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। अगर आप केवल इस तरह से लिखते हैं कि +1 एट t ग्रेटर देन 0 एंड -1 एट t लेस देन 0, तो t इक्वल्स टू 0 पे क्या वैल्यू है आपको बताना होगा कि दिस इज डिसकंटिन्यूस एट t इक्वल्स टू 0। ओके, तो अगर हम डिस्क्रीट टाइम की बात करें, सिग्नम n स्क्वायर ब्रैकेट है that is equals to 1 for n greater than 0, -1 for n less than 0, and it is properly defined at 0। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम में कोई भी अनडिफाइंड नहीं है वैल्यूज। ठीक है, जैसे कि हमने इम्पल्स में देखा था, उसकी वैल्यू प्रॉपर्ली डिफाइंड थी। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो दी जाती हैं ये एवरेज वैल्यू है, क्या है, 0 है। ओके, तो इसको देखो हम इस तरह से वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज वेक्टर फॉर्म। वेक्टर इज अ सेट ऑफ नंबर। ओके, तो वेक्टर फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं 0, ये एरो क्या शो करता है, जीरोथ पोजीशन। देखो जीरोथ पोजीशन इसको शो कर रहा है। फिर क्या है, +1 है फर्स्ट पोजीशन पे, फिर +1 है सेकंड पोजीशन पे, +1 है। ये क्या शो कर रहा है, -1 पे क्या वैल्यू है, सबकी वैल्यू क्या है, -1 है। ओके, -1। ओके, तो इधर की सारी वैल्यू जो है -1, इट डैश 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 शो कर रहा है दैट इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये इधर डैश 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 शो करता है इट अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी। ओके, ना नेक्स्ट जो है रेक्टेंगुलर पल्स है। ओके, दैट इज पल्स। पल्स क्या होते हैं, दैट अराइजेस फॉर सॉल्ट टाइम। ओके, जो कि सॉल्ट टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर पल्स या इसे गेट पल्स भी कहते हैं। ओके, तो इस तरह से डिफाइंड होता है RECT, रेक्ट t बाई टाउ। ठीक है, तो यहाँ जो ये टाउ होता है ये क्या होता है, इसकी विड्थ होती है। ठीक है, एंड इट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अगर t लिखा है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो अगर सिमेट्रिकल होना है और टाउ विड्थ का होना है, यानी इधर इस साइड क्या होगा, +τ/2 तक जाएगा, और इस साइड जो होगा वो -τ/2 तक जाएगा। ठीक है, तो ये रेक्ट t/टाउ क्या होता है, दैट इज डिफाइंड बाई पाई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, गेट पल्स को पाई t/टाउ इज डिफाइंड बाई 1 फॉर मॉड टाउ लेस देन टाउ, सॉरी मॉड ऑफ t इज लेस देन टाउ, यानी -τ से ले τ/2 से +τ/2। ओके, यहाँ पे ये गलत लिखा है, मॉड τ/2 होना चाहिए, यहाँ पे भी ये मॉड τ/2 होना चाहिए। ओके, तो रेक्ट t/टाउ क्या है, 1 फॉर मॉड t लेस देन τ/2 और 0 फॉर मॉड ऑफ t ग्रेटर देन τ/2। तो अगर मॉड ऑफ τ लेस देन 2 लिखा है, दैट मीन्स इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे इस इनइक्वालिटी को, क्या आ जाएगा, t लाइज बिटवीन -τ/2 से +τ/2। इस इनइक्वालिटी का ये मतलब होता है। ओके, -τ/2 से +τ/2 एंड 0 फॉर मॉड ऑफ t ग्रेटर देन τ/2, यानी +τ/2 से बाहर और -τ/2 से बाहर ये 0 होगा। ओके, तो ये इसी तरह इसका डिस्क्रीट वर्जन है, रेक्ट स्मॉल n बाई कैपिटल N। ओके, तो यहाँ पे ये n1 कर लेते हैं। ओके, दैट इज इक्वल टू 1 फॉर मॉड n लेस देन इक्वल टू n1 एंड 0 फॉर मॉड n ग्रेटर देन n1। Okay, so ये discrete time rectangular pulse है। Okay, this is discrete time rectangular pulse। Okay, so
Similarly, there is a triangular pulse. ट्रायंगुलर पल्स में क्या होता है, ट्रायंगल t बाई टाउ. अब यहाँ पे ये टाउ क्या होता है, यहाँ पे ये टाउ होता है इसकी एक साइड की लेंथ. डोंट कंफ्यूज विथ दिस वन रेक्टेंगुलर. यहाँ पे जो इसके नीचे लिखा होगा टाउ, इसका मतलब है ये डिस्टेंस है एक साइड की. ओके, इस साइड की डिस्टेंस प्लस टाउ, और सिमेट्रिकल होगा तो इसलिए माइनस टाउ होगा. सो दिख रहा है आपको ये ट्राइंगल पल्स है दैट अराइजेस टू माइनस टाउ, स्टार्ट फ्रॉम माइनस टाउ टू एंड इट गोज टू प्लस टाउ. ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या है, दैट इज डिफाइंड बाय 1 माइनस मॉड ऑफ टी डिवाइड बाय टाउ. ओके, फॉर मॉड टी लेस देन टाउ. ठीक है, टाउ से लेस देन और माइनस टाउ से ग्रेटर देन है. ओके, 1 माइनस मॉड ऑफ टी. ओके, दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिकल. मॉड ऑफ टी होने मतलब ये इवन फंक्शन टी का दिख रहा सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस से. सो अदर पार्ट हम अदर सिग्नल्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं.